यदि 7 लाख वाले स्लैब में आप जाते हैं तो आपको एक भी पैसे का कोई रिबेट नहीं मिलेगा। महंगाई सरकार के तुगलकी फरमानों से है। कई जगह टैक्स सिस्टम इतना ज़्यादा हेवी है कि लोग जब जिन चीज़ों को खरीदते हैं वो बहुत महंगे हो गए। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है। बजट की विश्लेषण भी होगा, लेकिन किसी भी बजट का विश्लेषण, किसी भी वित्त मंत्री का विश्लेषण, किसी भी सरकार का विश्लेषण उसके पीछे ले जो परफॉर्मेंस है उससे किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो मेरी चिंता थी कि बजट में घाटा कितना बढ़ेगा। निर्मला सीतारमण ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि 5.9% घाटा, वित्तीय घाटा ये अनुमानित है, लेकिन पिछले 3 बजट का अनुमानित वित्तीय घाटा जो है, यदि वो देखा जाए तो उससे कई ज़्यादा घाटा एक्चुअल में हुआ है। तो सरकार हमेशा अनुमान बहुत कंजर्वेटिव लगाती है घाटे का, और घाटा ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ महंगाई है, इसलिए रिजर्व बैंक लगातार अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है ताकि लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करें और उनकी क्रय शक्ति कम हो। लेकिन लोग मार्केट में खरीद भी नहीं रहे हैं, तो फिर महंगाई क्यों है? बड़ा अजीब सिचुएशन है। लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन क्रय शक्ति नहीं है, फिर भी महंगाई है। महंगाई सरकार के तुगलकी फरमानों से है। कई जगह टैक्स सिस्टम इतना ज़्यादा हेवी है कि लोग जब जिन चीज़ों को खरीदते हैं वो बहुत महंगे हो गए। इस पूरे बजट में, क्योंकि पहले जैसे बजट के भाषण तो होते नहीं, जो हर मंत्रालय का आवंटन बताते थे कितना ज़्यादा किया, कितना कम किया, नई योजनाएं क्या हो गई। 2014 से लेकर 2000 यदि मैं 23 तक की बात करूं तो ये बजट जो है हर टाइम हर वित्त मंत्री एक नया शगुफा लेके आता है, और वो शगुफे का विस्फोट इतने ज़ोर से करता है, इतने ज़ोरों शोरों से वो प्रेजेंट होता है कि आदमी भूल जाता है कि पिछली बार जो बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ। 2014 में एक थीम के साथ बजट आया था। नरेंद्र मोदी जी का पहला बजट था, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, उनका भी पहला बजट था। उसमें सबका साथ सबका विकास की बात हो रही थी, और उस बजट के बाद अल्पसंख्यकों पे हमले बढ़ गए। अखलाक का हत्याकांड भी उसी समय हुआ, गिरजाघरों पे हमले बढ़ गए, असहिष्णुता का पर हंगामा हुआ, जेएनयू का विवाद, अवार्ड वापसी गैंग, ये बहुत सारा उस सवाल पे हुआ जब सरकार का बजट का थीम सबका साथ सबका विकास था। 2015 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, काले धन पे लगाम, मेक इन इंडिया, ये तमाम बातें हुई। लेकिन उसके बाद इसका जो रिपल्केशन होना था उसका ये हुआ कि उसके अगले साल जब नोटबंदी हुई तो व्यापार बंद हो रहा, बेरोजगारी हो गई। 1.5 लाख करोड़ के करीब एमएसएमई को नुकसान हुआ। 2016 में गांव गरीब किसान इस नाम पे बजट पेश हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ 6.3 बताई गई है, वो घट के 2.9 हो गई। इसका मतलब सरकार का जो फोकस था वो कहीं ना कहीं डिफोकस्ड हो गया। 1917 से 18 तक, 2017-2018 में हेल्थ, एजुकेशन, रोज़गार, एमएसएमई इस सब पे फोकस था, लेकिन कोविड की हमले के बाद ये सब चीज़ें गौण हो गई। उसके बाद 2018-2019 में आयुष्मान भारत योजना बड़े ज़ोरों शोरों से प्रसारित की गई। पूरे विश्व में इसका डंका पड़ गया कि भारत ऐसा देश है जहां 10,000 करोड़ लोगों को 5 लाख का बीमा मिलेगा। लेकिन जब कोविड आया तो उन तमाम हॉस्पिटल में वो सुविधा तक नहीं थी कि जो कोविड से लड़े। तो आयुष्मान भारत में जो हॉस्पिटल एनरोल हो गए थे वो कितने बोगस थे, ये सत्य लोगों के सामने आ गया। 2019-20 में पीएम किसान निधि योजना, यानी 6,000 रुपये हर किसान को, 2.5 एकड़ जिसके पास ज़मीन है, साल में 2,000 के इंस्टॉलमेंट में 3 बार मिलेंगे, ये तय हुआ था। 80,000 करोड़ लोगों को पीडीएस के भी नीचे लाया जाएगा। ये बजट जो है एक अंतरिम बजट था जो पीयूष गोयल ने प्रेजेंट किया था। उसके बाद 19-20 का निर्मला सीतारमण का पहला बजट, मजबूत आदमी इसकी थीम थी, लेकिन पूरे देश पे कर्जा दुगना हो गया,
गरीब आदमी और गरीब हो गया, उस पर कर्जा बढ़ गया और अडानी जैसे उद्योगपति अपनी वर्थ जो है वो 7 गुना बढ़ा दी। प्रत्येक व्यक्ति की आय जो 94,770 94,770 थी वो घट के 85,110 हो गई। ये इस बजट की परिणति थी। 2020-21 में केयरिंग सोसाइटी, आर्थिक विकास, सबका भारत निर्माण, ये सब बात हुई, लेकिन कोविड आ गया, सब ध्वस्त हो गया। 2021-22 में डिजिटल बजट पेश किया गया, पहली बार कागज रहित बजट सामने आया। निर्मला सीतारामन ने लैपटॉप पे बजट पेश किया, लेकिन हेल्थ केयर बजट, स्वास्थ्य डबल किया, क्योंकि कोविड के बाद देश को समझ में आ गया कि तथाकथित जो हेल्थ की बातें वो कागज़ पे बताते वो नहीं हैं। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट 2,23,846 किया गया, डबल किया गया। 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत हो गया। आत्मनिर्भर भारत फोकस था, इसका मतलब अब देश अपने भरोसे पे चलेगा, आत्मनिर्भर होगा, आयात पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे हमारा घाटा बढ़ा, 69.38 अरब डॉलर से वो घाटा बढ़ के 101.02 अरब डॉलर का घाटा हुआ। तो ये सारा जो बजट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बजट ये बताता है कि सरकार घोषणा करती है लेकिन उसमें क्रियान्वयन नहीं होता। ये सारे गोदी मीडिया चिल्ला रहा है कि 7 लाख तक आपका टैक्स, इनकम टैक्स का स्लैब माफ़ किया गया, 7 लाख तक इनकम पे कोई नहीं है। लेकिन ये नया सिस्टम है, यदि 7 लाख वाले स्लैब में आप जाते हैं तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यदि आपको हाउसिंग या घर हाउसिंग पे या रेंट पे लेना है, सब्सिडी रिबेट लेना है, ये सारी यदि आपको कंसेशंस लेने हैं तो आपको पुराने सिस्टम में जाना पड़ेगा। और कई जगह मुझे लगता है कि लोग पुराने सिस्टम को अभी भी लागू करेंगे, क्योंकि यदि 7 लाख वाले स्लैब में आप जाते हैं तो आपको एक भी पैसे का कोई रिबेट नहीं मिलेगा। मात्र भाषण है, बजट के कागज का एक टुकड़ा है मेरे लिए। यदि वो क्रियान्वयन होता है तो मैं साष्टांग दंडवत करने को तैयार हूँ। 2014 से लेकर 2022 तक क्रियान्वयन कैसा होता है इसका लेखा जोखा की झलक मैंने आपकी दिखाई। इसलिए 2023-24 का ये बजट मेरे लिए मात्र एक दस्तावेज है कि जो सरकार ने अपनी खानापूर्ति की है, लेकिन वास्तविक यथार्थ के धरातल पे उतरता क्या है ये देखना है। यदि वो उतरता नहीं है तो आम जनता अपने भोगने के लिए वही तैयार है, वही महंगाई, वही बेरोजगारी, और फिर अगले बजट का इंतज़ार। उस बजट में फिर नए लॉलीपॉप, और फिर हम उदो उदो करेंगे, जय जयकार करेंगे, और जय जयकार करने के बाद समझ में आएगा कि हम तो मूर्ख थे, मूर्ख है और मूर्ख रहेंगे। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।